आज हिंदी भाषा से संबंधित हम प्रथम जो टॉपिक है भाषा, लिपि और हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, इस पर चर्चा करेंगे। तो देर ना करते हुए हम सीधे चलते हैं टॉपिक पर। इस वीडियो के अंतर्गत हम जिन जिन बातों पर चर्चा करेंगे वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम भाषा क्या है, भाषा का अर्थ क्या है, भाषा के कितने रूप होते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके पश्चात हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके कौन कौन से परिवार हैं, हिंदी भाषा की विकास यात्रा कैसी रही, हिंदी भाषा की उपभाषाएं और बोलियां कौन कौन सी हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र कौन से हैं और हिंदी की संवैधानिक स्थिति क्या है, इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। मुझे विश्वास है कि अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे और हमारे साथ बने रहेंगे तो हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रारंभिक कक्षाओं से लगाकर कंपटीशन क्लास तक आप किसी भी प्रश्न को गलत नहीं करके आएंगे। इसलिए देर ना करते हुए हम टॉपिक पर चलते हैं। भाषा क्या है? भाषा संस्कृत की भास धातु से मिलकर बनी है और भास का अर्थ होता है बोलना। तो भाषा क्या है? हम जो बोलते हैं और लिखते हैं वह भाषा है। बिल्कुल सही। हम जो बोलते हैं लिखते हैं, क्या वो भाषा है? हाँ, यह केवल एक शब्द नहीं है। भाषा क्या है? हमारे विचारों, भावनाओं, इच्छाओं को व्यक्त करने का सबसे सशक्त माध्यम है। क्या? भाषा। इसका महत्व क्या है कि यह समाज से जोड़ती है और समाज में रहकर ही हम इसे सीखते और विकसित करते हैं। तो अब हमें भाषा की बारे में पता चल गया होगा। नेक्स्ट में देखते हैं स्लाइड में हम कि भाषा क्या है? अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। क्या क्या अभिव्यक्ति? भावना, इच्छा, इनको अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। पर यह कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो इस स्लाइड में हम अच्छी तरह देखेंगे। ये दो प्रकार से किया जा सकता है, एक मौखिक रूप से और एक लिखित रूप से। यानी कि भाषा दो तरीके की होती है। भाषा के दो प्रकार होते हैं, एक मौखिक भाषा और दूसरी लिखित भाषा। मौखिक भाषा जो हम बोलते हैं और लोग उसे सुनते हैं। जैसे कि मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं। इसी तरीके से लिखित भाषा, अगर मैं मेरे नोट्स वगैरह लिख कर आपको प्रेषित करूंगा तो वो लिखित भाषा है, आप उसे पढ़कर ग्रहण करोगे। तो दो प्रकार हुए। इसके अलावा एक सांकेतिक भाषा और होती है। संकेतों में बिना बोले बिना लिखे संकेतों के माध्यम से बताना सांकेतिक भाषा कहलाती है। लेकिन यहां पर हम दो प्रकार ही पढ़ेंगे, मौखिक और लिखित। अब प्रत्येक भाषा को व्यवस्थित करने के लिए, शुद्धता से प्रस्तुत करने के लिए एक अलग से शास्त्र होता है और उसी शास्त्र को हम व्याकरण के नाम से जानते हैं। तो व्याकरण क्या है? हर भाषा का अपना एक व्याकरण होता है जो उसे सही, शुद्ध और व्यवस्थित बनाता है। आगे और स्पष्ट हम इस स्लाइड में इसको देखेंगे कि भाषा क्या है? अभिव्यक्ति का माध्यम है। क्या क्या अभिव्यक्ति करते हैं? हमारे विचार, हमारी भावनाएं। कितने प्रकार से कर सकते हैं? दो प्रकार से, मौखिक भाषा जो हम बोलते हैं और लिखित भाषा जो हम लिखते हैं। व्याकरण क्या है? भाषा को सही, शुद्ध और व्यवस्थित बनाने वाला काम व्याकरण का होता है। अब भाषा का महत्व क्या है? भाषा हमें समाज से जोड़ती है और समाज में रहकर ही हम इसे सीखते और विकसित करते हैं। तो मुझे आशा है भाषा और उसके प्रकार के बारे में और व्याकरण क्या है इसके बारे में आप समझ चुके होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा, क्या हिंदी भाषा जैसी आज दिखाई दे रही है पहले से ही ऐसी चली आ रही थी या कुछ परिवर्तन हुआ है? तो देखिए, इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में, इस संसार में लगभग 3000 भाषाएं व्याप्त हैं, यानी 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। तो इन 3000 भाषाओं को इनकी समानताओं या क्षेत्रीय स्थिरता के कारण या क्षेत्रीयता के कारण कहें, इनको 13 परिवारों में बांटा गया। अर्थात इस पूरे विश्व में 13 भाषा परिवार हैं और इनमें लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं।
अब हम देखें कि इन 13 भाषा परिवारों में हमारी जो हिंदी भाषा जिसके बारे में हम आज अध्ययन कर रहे हैं, ये कौन से परिवार की भाषा है? तो ये भारूपीय भाषा परिवार की सदस्य है। यानी कि हमारी हिंदी के बारे में पूछें कि हिंदी भाषा किस परिवार की सदस्य है, तो इन 13 परिवारों में से एक परिवार है भारूपीय भाषा परिवार, जिसे हम कह सकते हैं इंडो यूरोपियन फैमिली। हिंदी इस परिवार की भाषा है। और अधिक स्पष्टता से हम अगली स्लाइड में देखते हैं। जैसा कि इस पेड़ के डायग्राम से मैंने समझाने का प्रयास किया है कि जो पेड़ है इसमें ये 13 शाखाएं हैं, डालियां हैं, तने हैं, तो इन्हें हम 13 भाषा परिवार मान सकते हैं। और इसकी 3000 जड़ें हैं, यानी इन्हें हम 3000 भाषा मान सकते हैं। अब हिंदी की बात करें तो हिंदी इन 13 भाषा परिवारों में से एक भाषा परिवार का नाम है, जिसे मैंने अलग कलर से दिखाया है, भारूपीय भाषा परिवार। और हिंदी इसी भारूपीय भाषा परिवार की सदस्य है। मुझे लगता है आपको यह भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि आखिर हिंदी जो नामकरण है यह किसने किया। तो इसके बारे में हम देखें कि हिंदी शब्द का जन्म कैसे हुआ। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हिंदी शब्द हिंदी भाषा का या संस्कृत भाषा का नहीं है, अपितु ये एक विदेशी भाषा का शब्द है। तो ध्यान से देखें कि एक शब्द आता है सिंधु, और सिंधु एक नदी का नाम है जो प्राचीन आर्यव्रत नाम से जिस भारत को जानते थे उस आर्यव्रत की सीमा पर बहती थी, आर्यव्रत से होकर बहती थी यूं कहें। तो उस सिंधु को संस्कृत में नाम था सिंधु। लेकिन फारसी लोग यहाँ पर व्यापार करने आए फारस से, और उन लोगों में जो स है वर्ण उसको है उच्चारित किया जाता है, इसलिए उन्होंने सिंधु को हिंदू नदी के नाम से जाना। अब सिंधु नदी के जो किनारे लोग बसते थे उनको वो हिंदू कहने लगे, और इन्हीं हिंदुओं की जो भाषा थी उसे हिंदी नाम दे दिया गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यह मूल रूप से सिंधु शब्द से ही बना है और फारसी भाषा का शब्द है। तो पूछ लिया जाता है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि हिंदी फारसी भाषा का शब्द है जो संस्कृत के सिंधु शब्द से बना है। और अधिक स्पष्ट हम इस स्लाइड में देखेंगे कि इस हिंदी की उत्पत्ति सिंधु से हुई है, और सिंधु मूल रूप से नदी का नाम है जैसा कि मैंने इस चित्र में दिखाया है, और यह संस्कृत का शब्द है। फारसी के प्रभाव से ये सिंधु हिंदू में बदल गई और इन्हीं हिंदुओं की भाषा को हिंदी कहा गया। तो हमारी हिंदी शब्द जो है वह फारसी का शब्द है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि हिंदी एक दिन में बनने वाली भाषा नहीं है। जिस भाषा का हम आज प्रयोग कर रहे हैं इसे बनने में हजारों साल लगे, और उसी निरंतर धारा को हम अगली स्लाइड में देखेंगे। 1000 वर्षों की जो इसकी हिंदी की अविच्छिन्न यात्रा रही, विकास यात्रा रही, वो इस प्रकार है। मैंने इस स्लाइड में बड़े अच्छे तरीके से इसको समझाने का प्रयास किया है। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि हिंदी 13 भाषा परिवारों में से एक भाषा परिवार भारूपीय भाषा परिवार की सदस्य है। तो ये भारूपीय यानी इंडो यूरोपियन परिवार है। इस परिवार के दो भेद हैं, यानी दो उपभाग कह सकते हैं। एक आता है सतम और एक आता है किंतुम। तो यहाँ पर हमारी जो हिंदी है वो सतम परिवार की भाषा है। फिर सतम परिवार के भी कई पार्ट होते हैं, जबकि हिंदी इस सतम के ही एक पार्ट इंडो ईरानियन यानी भारत ईरानी परिवार की सदस्य है। भारत ईरानी परिवार से ही एक नई भाषा का जन्म हुआ जिसे हम संस्कृत के नाम से जानते हैं। अब संस्कृत भाषा किससे उत्पन्न हुई? भारत ईरानी भाषा से। संस्कृत दो प्रकार की थी। सबसे पहले वैदिक संस्कृत आई जिसमें हमारे सनातन धर्म के वेद रचे गए। अब वेद कितने हैं आप जानते होंगे, मैं एक बार बता देता हूं। वेद 4 हैं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, उसके बाद यजुर्वेद, फिर सामवेद, और सबसे नवीन वेद अथर्ववेद कहलाता है। वो सभी वैदिक संस्कृत में लिखे गए थे। चूंकि वैदिक संस्कृत एक क्लिष्ट भाषा थी, कठिन भाषा थी, इसके बाद में लौकिक संस्कृत आई, और लौकिक संस्कृत के द्वारा कुछ ग्रंथ लिखे गए जैसे महाभारत है, रामायण है,
रामायण बात कर रहा हूं, मैं रामचरितमानस बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि रामचरितमानस अवधि में लिखी गई है और वो तुलसीदास जी ने लिखी है, जबकि रामायण वाल्मीकि द्वारा रचित है और वो संस्कृत में लिखी गई है। इसका विशेष ध्यान रखें। इसी संस्कृत से यानी लौकिक संस्कृत से एक भाषा विकसित हुई जिसको कहते हैं भारतीय आर्य भाषा, इंडो आर्यन भाषा इंग्लिश में कहते हैं। और इस इंडो आर्यन भाषा से ही हमारी संस्कृत की उत्पत्ति हुई थी, वैदिक और लौकिक संस्कृत। चूंकि संस्कृत कठिन भाषा थी और पढ़े लिखों की भाषा कह सकते हैं, इसलिए एक नई भाषा का जन्म होता है जिसका नाम है पाली। अब पाली भाषा का जन्म कैसे हुआ कि महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म बौद्ध धर्म प्रारंभ किया और उन्होंने अपनी जिस भाषा का प्रयोग अपने वचनों में, अपने प्रवचनों में किया, अपने ग्रंथों में किया, वह पाली भाषा कहलाई। अतः पाली भाषा को बौद्ध धर्म की भाषा भी कहते हैं। यह प्रश्न भी उत्तम है। इसे एक प्रश्न और बनता है यहाँ पर कि सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग किया, तो वो भी पाली है। पाली के बाद में एक नेक्स्ट भाषा और आई जिसका नाम है प्राकृत। जो जैन मुनि थे, महावीर जी जैन जिन्होंने धर्म चलाया, उन महावीर जी के जैन धर्म से जो जैन ऋषि मुनि लोग थे, उन्होंने एक भाषा प्रयुक्त की और उसको हम प्राकृत के नाम से जानते हैं। तो पूछ लिया जाता है कि जैन मुनियों की भाषा कौन सी है, तो हम लिख सकते हैं प्राकृत भाषा। इसी प्राकृत भाषा को और अधिक बोलने योग्य बनाने के लिए एक नई भाषा विकसित हुई जिसको हम अपभ्रंश के नाम से जानते हैं। अपभ्रंश का मतलब होता है गिरा हुआ। इसी अपभ्रंश से आगे जाकर एक भाषा और निकलती है जिसको हम अवहट्ट के नाम से जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि अपभ्रंश से ही अवहट्ट निकली और अवहट्ट के बाद ही प्राचीन हिंदी का उद्भव हुआ और उस प्राचीन हिंदी में सुधार करते हुए आधुनिक हिंदी विकसित हुई जो हम वर्तमान में प्रयोग करते हैं। तो ये 11 स्टेप मैंने बनाई हैं किस तरीके से भारूपीय परिवार से चलते हुए वर्तमान हिंदी तक का सफर तय किया है हमारी हिंदी भाषा ने। इसे और अधिक स्पष्ट करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ देखें कि वो 1000 वर्षों का जो भाषाई प्रवाह था वो भारूपीय, फिर शतम, फिर भारतीय रानी, उसके बाद भारतीय आर्य भाषा, उसके बाद संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और प्राचीन हिंदी और उसके बाद वर्तमान हिंदी। ये इस तरीके से हमारा जो हिंदी का साहित्य है वो बड़ा प्राचीन है और लगभग 1000 साल पुराना है। अब हमने यहाँ तक देख लिया कि हिंदी किस तरह विकसित हुई, आपके समझ में आ गया होगा। इसमें अधिकतर प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो इस तरह पूछे जाते हैं कि अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच हिंदी का कौन सा रूप विकसित हुआ, तो अवहट्ट। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे हम कुछ प्रश्न हल कराएंगे जो आपकी कंपटीशन एग्जाम या बोर्ड परीक्षाओं में या हिंदी से संबंधित परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हिंदी एक भाषा है, क्या ये एक भाषा है? नहीं, यह कहें तो भाषाओं का कॉम्प्लेक्स है, भाषाओं का समूह है। कैसे? हिंदी भाषा के अंतर्गत जो हम देखें तो इसमें कुछ होती हैं उपभाषाएं और उन उपभाषाओं के अंतर्गत होती हैं बोलियां। तो इन्हें हम देखेंगे कि कितनी उपभाषाएं हैं। यानी हिंदी एक इतना बड़ा वटवृक्ष है जिसमें ये काफी सारी बोलियां और उपभाषाएं समाहित हैं। तो 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं। कहीं कहीं आपको 17 बोलियां भी देखने को मिलेंगी, लेकिन आपको 18 ही याद रखना है। सबसे पहली उपभाषा का नाम हम लेते हैं, वो है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 उपबोलियां 5 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी। कौन कौन सी हैं? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी और कन्नौजी। ध्यान रखें ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। दूसरी उपभाषा आती है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये 3 बोलियां आती है। अब हम अगली उपभाषा पर जाएंगे तो आती है राजस्थानी और राजस्थानी में 4 बोलियां मानी गई हैं, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। ये 4 बोलियां राजस्थानी में हैं। इसके पश्चात पहाड़ी उपभाषा आती है और पहाड़ी उपभाषा में गढ़वाली, कुमायूनी और नेपाली भाषा आती हैं।
नेपाली बोली आती हैं। इसके बाद एक और उपभाषा है बिहारी, जिसको अंतर्गत हम देखें तो 3 बोलियां आती हैं, मैथिली, मगही और भोजपुरी। इस तरीके से ये 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं। अगली स्लाइड में हम एक साथ सबको देखेंगे। देखिए, ये हिंदी की 5 उपभाषाएं कौन कौन सी हैं? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। चूंकि ये अपभ्रंश से आई हैं, इसलिए ये अलग अलग अपभ्रंशों से विकसित बोलियां हैं। इन्हें भी जब हम अपभ्रंश पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे कि कौन सी उपभाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। अभी फिलहाल यहाँ पर इतना ही देखेंगे कि पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां हैं, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी और कन्नौजी। पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी में 4 बोलियां हैं, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। इसी तरह पहाड़ी में 3 बोलियां हैं, गढ़वाली, कुमायूनी और नेपाली। इसके पश्चात बिहारी में 3 बोलियां हैं, कौन कौन सी? मैथिली, मगही और भोजपुरी। मुझे लगता है हिंदी की बोलियां और उपभाषाएं आपके समझ में आ गई होंगी। अब हम देखते हैं कि क्या पूरे भारतवर्ष में हिंदी बोली जाती है? नहीं, क्योंकि भारत में हिंदी बोलने वालों की संख्या काफी अधिक है, लेकिन प्रत्येक राज्य में हिंदी नहीं बोली जाती। कहीं अपनी स्टेट की अलग अलग भाषाएं हैं, जैसे असम के अंतर्गत असमी भाषा बोली जाती है, कहीं कन्नड़ बोली जाती है, कहीं तेलुगु बोली जाती है, कहीं पंजाबी बोली जाती है। तो हमारे भारत में ऐसे कौन कौन से राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें हिंदी बोली जाती है? तो मैं आपको बताऊं, ऐसे राज्य 9 हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर हिंदी बोली जाती है। कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, एक झारखंड और है जो इससे छूट गया, उसे भी ऐड कर लें, और एक राजस्थान। इस तरीके से ये 9 तो राज्य हुए और एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। इस तरह टोटल 10 जो क्षेत्र है वो हिंदी भाषी क्षेत्र कहलाते हैं। और अधिक स्पष्ट हम अगले स्लाइड में देखते हैं नक्शे के माध्यम से। ये हमारा पूरा प्यारा सा देश भारत है। इस भारत में जो राज्य हिंदी बोली वाले हैं या जिन्हें कहें कि हिंदी भाषी क्षेत्र है, वो हमारे यहाँ से देखें, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर हरियाणा, फिर हरियाणा के बाद राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उसके बाद बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़। ये सारे के सारे जो अलग ही कलर से मैंने इंगित किया है, ये 9 राज्य है जो हिंदी भाषी क्षेत्र है। इसके अलावा एक केंद्र शासित प्रदेश जो कौन सा है? ये रहा, ये दिल्ली। तो इस तरह इतना विशाल क्षेत्र है जहां पर हिंदी को एक संपर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। आपके ये पूरा समझ में आ गया होगा और मुझे आशा है अब आप इस स्लाइड को अगर याद रखेंगे तो आप आसानी से ये सभी जवाब दे पाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हिंदी जो भाषा है इसे किस लिपि में लिखा जाता है। लिपि यानी स्क्रिप्ट, लिखने का तरीका क्या है? तो हिंदी की जो लिपि है, स्क्रिप्ट है, वो है देवनागरी लिपि। कई बार पूछ लिया जाता है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तो देवनागरी लिपि। लेकिन इतना सीधा भी प्रश्न नहीं पूछा जाता। प्रश्न इस तरह पूछा जाता है कि देवनागरी लिपि किस प्राचीन लिपि से विकसित हुई है, तो हमें लिखना होगा ब्राह्मी लिपि से। तो ये ब्राह्मी लिपि है जो प्राचीन थी। मैंने इसका भी एक यहाँ पर नमूना पेश किया है। इस तरीके से ब्राह्मी लिपि लिखी जाती थी और उसी ब्राह्मी लिपि से एक लिपि निकली जो देवनागरी लिपि कहलाती है। जब हम लिपियों के बारे में अध्ययन करेंगे विस्तार से तो हम यह बताएंगे कि किस तरह ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि विकसित हुई। अब हम आगे चलते हैं कि इस हिंदी भाषा को जो अभी मानकीकृत किया गया है, यानी मानक रूप जिसका हम प्रयोग करते हैं, जिस भाषा का अभी मैं प्रयोग कर रहा हूं, ये कौन सी बोली है? क्योंकि हमने पढ़ा है कि हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषा और 18 बोलियां आती है। तो जिसको हमने खड़ी बोली नाम दिया था, आज जो बोली हम प्रयुक्त करते हैं वह एक्चुअल में खड़ी बोली है और खड़ी बोली ही हिंदी की मानक भाषा के रूप में प्रयुक्त होती है। और अधिक स्पष्ट हम देखें, लिपि जो हम वर्णमाला वगैरह लिखते हैं, जो वर्णों के द्वारा, शब्दों के द्वारा, वाक्यों के द्वारा हम लिखते हैं, वह लिपि कहलाती है लिखने की, और वह नाम है उसका देवनागरी। और देवनागरी लिपि प्राचीन ब्राह्मी लिपि से प्रकट हुई है। मानक रूप की हम बात करें तो खड़ी बोली है। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आधुनिक हिंदी किस बोली से संबंधित है,
तो खड़ी बोली आज की स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, मानक बोली है। यह भी आपके समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि इसकी संवैधानिक स्थिति क्या है। तो देखिए, हमारी हिंदी भाषा को राजभाषा का गौरव प्राप्त हुआ है। जिस समय हमारा संविधान लागू हो रहा था उस समय राजभाषा पर काफी अधिक चर्चा हुई और तीन जो बोलियां हैं, तीन जो भाषाएं हैं, उन पर विशेष चर्चा हुई। एक विदेशी भाषा अंग्रेजी, जिसको कुछ स्टेटों में अंग्रेजी बोली जाती है, एक हमारी मातृभाषा हिंदी, या फिर किसी तृतीय भाषा संस्कृत वगैरह पर चर्चा थी। लेकिन अंततोगत्वा हिंदी भाषा को राजभाषा बनाया गया। और कब बनाया गया? 14 सितंबर 1949। ये एक ऐतिहासिक दिन था जब हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। तो प्रश्न याद रखें, 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए प्रतिवर्ष हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड में और अच्छी तरीके से हम समझेंगे कि राजभाषा कब बनी। 14 सितंबर 1949 को। क्यों बनी? क्योंकि एक तो इसकी जो लिपि है देवनागरी, वो वैज्ञानिकता से युक्त है, इसलिए इसे ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इंडिया में स्वीकार किया गया। दूसरा, ये मानकीकृत भाषा थी, क्योंकि खड़ी बोली को सभी ने मानकीकृत कर लिया था, स्टैंडर्ड लैंग्वेज के रूप में विकसित किया। और इसी के साथ एक और, क्योंकि यहाँ पर 10 क्षेत्रों का जन समर्थन प्राप्त था। 10 क्षेत्र, 9 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश जो हिंदी भाषी क्षेत्र थे। इन तीनों कारणों से इसे राजभाषा बनाया गया। और कब बनाया गया? 14 सितंबर 1949 को। और हम हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। तो ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, लेकिन हैं बहुत काम के। आज हमने इस वीडियो में जो भी अध्ययन किया है, मैंने इसे एक स्लाइड में ही परोसने का काम किया है। जरा ध्यान से देखेंगे तो इस स्लाइड में पूरी जो अब तक हमने पढ़ाई करी वह इसमें समाहित है। कैसे? सबसे पहले हम हिंदी का विकास अगर पढ़ेंगे तो किस तरह भारूपीय परिवार से वर्तमान तक ये पहुंची है कि वे संस्कृत, संस्कृत से पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और वर्तमान हिंदी। तो ये पूरा का पूरा इसमें मेरे द्वारा बताया गया है। तो ये इसकी उत्पत्ति हो गई जो हमने पढ़ ली है। इसके बाद में इसकी लिपि की बात करें तो इसकी लिपि देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि का जो प्रादुर्भाव हुआ वो ब्राह्मी लिपि से हुआ, ये लिपि भी हम पढ़ चुके हैं। अब हिंदी शब्द की उत्पत्ति के बारे में पढ़ें तो हिंदी शब्द फारसी भाषा का है जो सिंधु से उत्पन्न हुआ है। सिंधु एक नदी है, यह भी हम पढ़ चुके हैं। और इसके पश्चात इसकी अगर हम संरचना पढ़ें तो हिंदी 5 उपभाषाओं में, जो उपभाषा कौन कौन सी हैं? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी, ये हमने 5 उपभाषाएं पढ़ ली। और 18 बोलियां, वह भी हम पढ़ चुके। इसके अलावा हम अगर हिंदी भाषी क्षेत्रों की बात करें तो 9 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, यह भी हम पढ़ चुके 10 प्रमुख हिंदी भाषी क्षेत्र। और इसके बाद संवैधानिक स्थिति की हम बात करें तो राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाया गया और 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। तो इस छोटे से वीडियो में हमने हिंदी भाषा, लिपि और संवैधानिक स्थिति से संबंधित विभिन्न प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत किया। मुझे लगता है इन स्लाइडों को अगर आप ध्यान से मैं अपने माइंड में बिठा सकोगे तो आपको इन प्रश्नों का जवाब देने में किसी तरह की कठिनाई नहीं होगी। हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि हमारी पहचान, संस्कृति और भावनाओं की धड़कन है। अब हमने जो पढ़ा है, अगर इससे संबंधित कुछ प्रश्न हम देख लें तो निश्चित रूप से हमारे दिमाग में ये और स्थायी तरीके से बैठ जाएगा। तो इसलिए मैंने कुछ प्रश्न लिए हैं जो पिछली कंपटीशन क्लासेज में आए हुए हैं। जैसे एक प्रश्न है कि विश्व की लगभग 3000 भाषाओं को कितने भाषा परिवारों में विभाजित किया गया है? तो ये 13 भाषा परिवार हैं जो हमने अभी पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा की विकास यात्रा के अनुसार अपभ्रंश और प्राचीन हिंदी के बीच कौन सी भाषा की स्थिति आती है? तो वो भाषा है अवहट्ट। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला देखिए, हिंदी शब्द की उत्पत्ति का संबंध किस शब्द से जुड़ा है जो कालांतर में बदलकर हिंदी बना? तो देखो यहाँ पर 2 शब्द आ जाते हैं, सिंधु भी है और हिंदू भी है, लेकिन इसमें कौन सा पूछा है? प्राचीन। तो प्राचीन कौन सा था? सिंधु। सिंधु से बदलकर ही हिंदू बना और हिंदू से ही हिंदी बना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो हम देखेंगे अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं, जबकि कन्नौजी पश्चिमी हिंदी की बोली है। तो इसमें आंसर होगा सी, कन्नौजी। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं,
हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में किस तिथि को गौरव प्राप्त हुआ? तो हमने पढ़ा कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का गौरव प्राप्त हुआ। तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं कि आज की मानक हिंदी का वास्तविक रूप क्या है? तो हमें पता है आज की जो मानक हिंदी है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, वो है खड़ी बोली। तो आंसर होगा ए, खड़ी बोली। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं कि हिंदी भाषा क्षेत्र के अंतर्गत कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आते हैं? तो हमने पढ़ा है 9 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली आता है। अगला देखते हैं हिंदी की उपभाषाओं और बोलियों का सही वर्गीकरण क्या है? तो हमने पढ़ा कि 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं। तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं कि हिंदी का साहित्यिक इतिहास लगभग कितने वर्ष पुराना माना गया है? तो 1000 साल पुराना माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखें कि देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ माना जाता है? तो हमने पढ़ा है ब्राह्मी लिपि से हुआ माना जाता है। उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट हम चलते हैं कि निष्कर्ष पर। तो हमारी जो पहचान का स्पंदन है वो है हिंदी, और हिंदी सिर्फ हमारी भाषा नहीं बल्कि हमारी पहचान, संस्कृति और भावनाओं की धड़कन है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने भाषा के प्रकार, व्याकरण, इसके अलावा जो हिंदी भाषा शब्द की उत्पत्ति, हिंदी की संरचना जिसमें हमने 5 उपभाषा, 18 बोलियां और इसकी संवैधानिक स्थिति, हिंदी भाषी क्षेत्र आदि के बारे में विस्तार से अध्ययन किया, और उससे संबंधित जो कंपटीशन क्लासेज में प्रश्न आते हैं उनको भी हमने देखा। मुझे आशा है कि इसको देखने के बाद आपको किसी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और इसी तरह आप हमारे से जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।